ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। हर व्यक्ति की अपनी एक फितरत होती है। फितरत माना जीवन जीने का अपना एक तरीका होता है, अंदाज होता है। उसी अंदाज से व्यक्ति जीवन जीता है और जीना चाहता है। अब हर किसी की पसंद और चॉइस एक जैसे नहीं होती, व्यक्तिगत होगी। सबकी सोच अपनी अपनी व्यक्तिगत होगी। कई व्यक्ति जो शहर के बच्चे होते हैं वो बड़े कार में बैठ कर के घूमते हैं या बाइक चलाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। उनका जीवन जीने का ये अंदाज है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, कार में, स्कूटी में, धूम बाइक में घूमें तो अच्छा लगता है, उनको पसंद आता है। तो कुछ लोगों को खुशी मिलती है कि वो बाइक में घूमें, तो वहीं गांव के बच्चे तालाब में भैंस के ऊपर बैठकर एंजॉय करते हैं और उनको उतनी खुशी मिलती है जितना आपको मर्सिडीज कार में बैठ के नहीं मिलती। तो खुशी, उसका जीवन जीने का तरीका हर किसी का अपना अपना होता है और हर कोई अपने अंदाज से जीवन जीना चाहता है। ये अच्छा भी है, बुरा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का जो तरीका होता है, अंदाज जो होता है, वो दूसरों के सिर दर्द बन जाता है, दूसरों के लिए सिर दर्द बन जाता है। जहां वो देखेंगे दूसरों को करेक्ट करेंगे। छी, कितने गंदे कलर का मोजा पहना आपने, ऐसे का मोजा पहनता है, इतनी रात को ये खा रहे हो, रात को ये नहीं खाते। आपको इस कलर का शर्ट कैसे पसंद आ गया? ये कलर जो है कहीं से अच्छा नहीं कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ये नहीं करना चाहिए और आपको वो नहीं करना चाहिए। तो कईयों का अंदाज बन जाता है कि हर जगह दूसरों को करेक्ट करते हैं और ये अंदाज दूसरों को कितनी तकलीफ देती है ये उन्हें नहीं पता चलता। यहाँ तक भी ठीक था उनके दृष्टिकोण से, लेकिन जब कोई उनकी इस बातों को ना माने तो उनको बुरा लगता है। और जब बुरा लगता है तो वो अपने मन में कुछ ना कुछ संकल्प चलाते रहते हैं और वो संकल्प उनकी स्वस्थिति को, मन की स्थिति को, तन की स्थिति को, समाज की स्थिति को बिगाड़ते रहता है। और उस संकल्प को ही कहते हैं कंप्लेन। क्या कहते हैं? कंप्लेन। आज का हमारा क्लास का टॉपिक ही है कंप्लेन और कंप्लीट। ये बाबा ने बहुत पहले मुरलियों में इसकी व्याख्या की थी। कंप्लेन और कंप्लीट, ये दोनों शब्द इंग्लिश के हैं और दोनों सुनने से लगते हैं जुड़वा भाई हैं। दोनों क्या हैं? जुड़वा भाई हैं, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक तो स्थिति ऐसी है कि जहाँ एक रहता है वहाँ दूसरा नहीं रहता। जहाँ कंप्लेन है वहाँ कंप्लीट नहीं आता, मिस्टर कंप्लीट वहाँ नहीं आएंगे। और जहाँ मिस्टर कंप्लीट है वहाँ मिस्टर कंप्लेन नहीं होता। इतनी ज़्यादा दोनों में अलगाववाद है। तो आज हम थोड़ी सी मुलाकात कंप्लेन से भी करेंगे और कंप्लीट से भी करेंगे। कंप्लेन क्या है और कंप्लीट स्थिति क्या है, समय को ध्यान में रखते हुए हम शॉर्ट में इस पर चर्चा करेंगे और उसको अनुभव करेंगे। कंप्लेन, व्हाट इज़ कंप्लेन? हिंदी में उसको बोलते हैं शिकायत। हिंदी शब्द है शिकायत। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई काम करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ बेहतर करना चाहता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, किसी तीसरे कारण से अपने लक्ष्य तक अगर वो नहीं पहुंच पाता, बनना चाहता था डॉक्टर, लेकिन घर में फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो बन पाए, मेडिकल की पढ़ाई कर पाए। वो चाहता था कि वो भी जो है बड़ा सा मकान बनाए, लेकिन कुछ ना कुछ परिस्थिति आके मकान नहीं बन पाए। तो तीसरे किसी कारण से अगर वो अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाता है, मनचाहा काम नहीं कर पाता है, तो उसके मन में
उस कारण के प्रति विरोध पैदा होता है। उस विरोध को शिकायत या कंप्लेंट कहते हैं। जो मन में विरोध आ रहा है, मैं जाना चाह रहा था मार्केट, मैं खाना चाह रहा था दही, मैं चाह रहा था मैं दही खाऊं, लेकिन किसी व्यक्ति ने रोक दिया, मत खा, तबीयत खराब हो जाएगा। तो उस तीसरे व्यक्ति के प्रति मन में जो संकल्प चलेंगे उसे शिकायत, कंप्लेन कहते हैं। हमें लगता होगा कि नहीं, ये जायज़ नहीं, हमें तो खाने दिया जाए, भले हमारे प्राण देह से न्यारे हो जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है? प्राण जाए, परीक्षा ना जाएगी, दही ना जाएगी, ठीक है? प्राण जाए चलेंगे, लेकिन दही तो हमको खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके साथ नदी में नहाना भी है, दोनों, एक नहीं। हमारी इच्छाएं हैं, और जो रोका वो शत्रु, ठीक है? तो हमें अटेंशन रखना है इस बात के ऊपर। तो शिकायत क्या है? विरोध है। मन के अंदर कुछ छोटे छोटे विरोध पैदा होते हैं, उस विरोध का नाम ही कंप्लेंट है। ये दिखने में छोटे हैं, मन में हैं, लेकिन यही चीज़ें हमारी संपूर्णता में बड़े बड़े बाधक हैं, बड़े बड़े बाधक। अब दादियों को देखना, उनको किसी से कोई शिकायत नहीं होती, उनसे छोटी छोटी जूनियर बहनें दादी को हैंडल करती हैं। यहाँ बैठना है, यहाँ जाना है, इनसे मिलना है, इनसे नहीं मिलना है, चलो जा रही है दादी, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आत्मा कैसी है? कंप्लीट है। तो हम थोड़ा सा कंप्लेन के प्रकार जानेंगे आज। कंप्लेन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कंप्लेन अच्छे होते हैं और कौन कौन से कंप्लेन बुरे होते हैं। तो पहला कंप्लेन है फूलों की कंप्लेन। फूलों की कंप्लेन, फूलों की कंप्लेन माना ये वो शिकायत है जो दो नज़दीकी रिश्तों में होती है। दो व्यक्तियों का आपसी स्नेह है, वो दो व्यक्ति माँ बेटे भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं। दो व्यक्तियों का आपसी स्नेह है और वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रह पाते हैं, तो वो जो कंप्लेन करते हैं उस कंप्लेन को बोलते हैं फूलों की कंप्लेन। उसमें आपकी बात को हाई कोर्ट में लेके नहीं जाया जाएगा, वो विरोध नहीं है, लेकिन एक स्नेह भरी शिकायत है। माँ चाहती है कि बेटा उसको टाइम दे, माँ चाहती है कि बेटा उसको टाइम दे, क्योंकि बचपन में जब बेटा छोटा था तो माँ ने पूरा टाइम बच्चे को दिया था, बच्चे को दिया था। आज जब बच्चा बिजनेसमैन बन गया है, बड़ा आदमी बन गया है, उसके पास बहुत काम है, लेकिन माँ चाहती है कुछ समय बैठे उसका बेटा उसके साथ, उससे बात करें, उसके साथ रहें। एक बहन नाराज़ होती है कि राखी में भैया नहीं आए, आना चाहिए था लेकिन नहीं आए। तो ये कोई हाई कोर्ट में जाने वाली बात नहीं है, ये भी एक शिकायत है। लेकिन शिकायत कैसी है? ये फूलों की कंप्लेन है। इसका कोई गहरा हिसाब किताब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी संपूर्णता में थोड़ा सा ब्रेक तो लगाता है, ब्रेक तो लगाता है। ये है फूलों की कंप्लेन, बहुत छोटी सी। दूसरा है जख्मों की कंप्लेंट। जख्मों की कंप्लेंट, जख्म, घाव, जख्मों की कंप्लेंट। व्यक्ति अतीत में, पुराने समय में किसी कारणों से किसी व्यक्ति के द्वारा भरी सभा में अपमानित हो गया, उसका डिसरिगार्ड किया गया, चार लोगों के सामने उसकी प्रतिष्ठा पे उंगली उठाई गई, प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया, ये अच्छा है कि नहीं है। जीवन भर उसने नेक नामी की, लेकिन ये सिद्ध कर दिया गया कि वह बेईमान है। उसके अपनों ने उस पर प्रश्न उठा दिया। ये बातें, ये अपमान अंदर में घाव बन रहती हैं, घाव है अंदर में। अब ना परिस्थितियां हैं, शायद वो व्यक्ति भी जिंदा नहीं रहे जिन्होंने अपमान किया था, लेकिन वो घाव तो है अंदर में।
और वो घाव बार बार मन को टीस लगाते रहता है, टीस लगाते रहता है, टच करते रहता है। जब भी उस व्यक्ति से या उस स्थान पर जाना होता है जहाँ अपमान हुआ था, तो वो बातें याद आती हैं। इसे जख्मों की कंप्लेंट कहते हैं। ये बहुत पुरानी शिकायत है जो मन में है आज भी। जबकि बाबा ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन अंदर से हो जाता है अच्छा नहीं हुआ, अभी अच्छा नहीं हुआ है, अच्छा तो तब होगा जब मैं उसके साथ ऐसी बदला लूँगा। और उसे बदला लेके उसने मेरे पैर को अपने पैर से दबाकर कह दिया था सॉरी, और जब मैं उसके पैर को अपने पैर से दबा दूंगा तब कहूँगा सॉरी, तब मुझे अच्छा लगेगा। मैंने कुछ कहा नहीं था, उसने पब्लिक प्लेस में कह दिया था कि तुम तो गवार हो। मैं भी कहूँगा, अंदर में है एक शिकायत, अंदर में। ये चीज़ें कई बार बेनिफिशियल होते होते भी बेनिफिशियल नहीं होती। जो पुराने यज्ञ में, उनको ये संकल्प आना चाहिए कि जो तकलीफ़ें हमने सही हैं वो हमारे बाद के लोग ना सहें। लेकिन ये उल्टा हो जाता है, मैं सहा हूँ तू भी सह। हमने सहा है ना, हम जब सेंटर में आए थे तो ऐसे सहते थे, अब तुम सहो अब बारी तुम्हारी, क्योंकि हमने तकलीफ़ें सही थी, अब तुम सहोगे। हमारी बड़ी बहन ने कहा था एक रोटी खा, तो मैं भी कहूँगा क्या, एक रोटी खा बिना घी के, बिना घी के, ऐसे। तो ये पुराने जो जख्म हैं कई बार उल्टा भी हो जाता चीज़ें जो हैं। जबकि बाबा की जो बातें इससे अलग हैं। बाबा ने कहा है कि आपके जीवन की हर एक बुरी घटना आपको संपन्न बनाने आती है, आपको सिखाने आती है, आपको एक सीढ़ी ऊपर उठाती है। अनुभवी मूर्त कहलाते हो। अनुभव के लिए बाल का सफ़ेद होना जरूरी नहीं है। वो तो आजकल आता है पानी, हाइड्रोजन पानी जानते हो, उससे आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। रखिया के पानी से आपके बाल को सफ़ेद किया सकता है। विदेश में बच्चे पैदा होते हैं तो उनके बाल सफ़ेद होते हैं। तो बाल के सफ़ेद होने से कोई अनुभव का ताल्लुक नहीं होता। जिसने जितना ज़्यादा परीक्षाएं दिलाई हैं, समस्याओं का सामना किया है और पास किया है, वो उतना ज़्यादा अनुभवी होता है। उसके लिए उम्र की, बाल की और दांत की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं मैं अनुभवी हूँ। दांत तो मीठा खाने से टूट जाते हैं, नकली दांत भी लगाए जा सकते हैं। तो फिज़िकल चीज़ों का अनुभव से ताल्लुक़ नहीं होता। जो पुराने आपने एग्ज़ाम दिलाए हैं, जो होने चाहिए थे आपके कंधों के स्टार, आपने बना दिए दिल के घाव। जिस कारण से आपके महिमा होनी चाहिए थी, उस कारण से आप शिकायतों में जी रहे हो। तो ये अच्छी चीज़ होते हुए भी हमने इसको क्या कर दिया, इसका रूप बदल दिया। तो पुराना अपमान व्यक्ति भूल नहीं पाता है। बाबा की शिक्षा भूल जाओ, लेकिन भूल नहीं पाता है। वो भूल ना पाना ही जख्मों की कंप्लेंट है, और ये भी आपको आपकी संपूर्णता से दूर लेके जाता है। कभी आप योग करने बैठो और इस टॉपिक पर योग करो कि मैं आत्मा अपने अंदर से सारे पुराने प्रभावों को मिटाना चाहता हूँ। अब तक जो कुछ भी मेरे जीवन में घटा है, मैं उन घटनाओं के प्रभाव को स्वयं से मिटाना चाहता हूँ। ऐसा योग करो आप, और योग करते हुए देखना कैसे वो और एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होते हैं एकदम तेज़ी से। वो पुराने प्रभाव सिर पे चढ़ जाते हैं, आपके मन को विचलित कर देते। वो घटनाएं, वो बातें, वो व्यक्ति एकदम से बाहर आने लगती है। गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। लेकिन छोड़ नहीं देना, योग रेगुलर करना है। इस योग को तब शुरू करना जब रोज़ करोगे। एक आध दिन करके मत छोड़ना, एक हफ्ते तक परेशान रहोगे वरना। एक दिन करोगे तो एक हफ्ते तक वो आपके मन को परेशान कर सकता है। इसे रोज़ करना, पुराने प्रभाव को मिटाना। फिर हम आगे चलते हैं टॉपिक पे। तो सेकेंड है हमारा जख्मों की कंप्लेन। थर्ड है कांटों की कंप्लेन। कांटों की कंप्लेन
कांटों की कंप्लेंट समझने के लिए समझ जाओ, एक सेंटर है, सेंटर में 7-8 लोग रहते हैं एक साथ, लेकिन सेंटर इंचार्ज जो है एक को पसंद करती, सेंटर इंचार्ज एक को पसंद करती है और बाकी कह देती है ओम शांति। क्या कह देती हैं? ओम शांति कह देती हैं। क्या करना पड़ेगा? उसको ही बढ़ा, उस साइड वाला भी, बाकी को ओम शांति कह देती है, उसको नहीं देती रिगार्ड जो है। अब चाहते तो हैं कि मुझे भी मिले, लेकिन सेंटर इंचार्ज का ऐसा कोई मूड नहीं है। 7-8 में से एक बहन प्यारी है, बाकी सब ब्रह्मा कुमारी है। एक के लिए प्यारी है, बाकी के लिए अत्याचारी है। अब वो चाहते हैं कि उसको वहाँ से हटाया जाए, वो स्थान उनको मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो 8 में से बाकी जो 7 बहनें हैं आपस में बैठ कर जो बातें करते हैं, उन बातों को कहते हैं कांटों की कंप्लेन। चुभ रहा है मन को कि मुझे भी प्यार दिया जाए, मुझे भी मौका दिया जाए, मुझे भी गुरुवार को मुरली सुनाने का चांस दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो आपस में बैठ के क्या करेंगे? जबकि देखना ये चाहिए कि किस योग्यता की वजह से वो आत्मा वहाँ है, किस कारण से वो बड़ों के प्रिय बन गई, हम क्यों नहीं बन पाए? कौन सी चीज़ें? कुछ तो होगा ना खास, कुछ तो होगा खास बात। वो खास बात क्या है? तो जब व्यक्ति अपनी योग्यताओं को बढ़ाने के बजाय अपने मन में योग्य व्यक्तियों के प्रति विरोध पैदा करता है, तो उसे कहते हैं कांटों की कंप्लेन। वो चाहता नहीं है कुछ करना, चाहता नहीं है कुछ करना, लेकिन प्राप्ति सब कुछ चाहता है। रिगार्ड चाहता है, मान चाहता है, सम्मान चाहता है, लेकिन जो पुरुषार्थ होना चाहिए वो पुरुषार्थ नहीं चाहता है। एक सेंटर इंचार्ज देख रहे हैं रोज की 7 में से एक का अमृत मिला बहुत अच्छा है, बाकी तो सो रहे हैं। हर सेवा में एक हाजी करता है, हर जगह पे देख रहे हैं कि ये व्यक्ति पसीना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो यकीनन वो बड़ों का प्रेम प्राप्त करेगा और आपसे ज़्यादा करेगा, आपसे ज़्यादा करेगा। लेकिन हमने उन सब चीज़ों को फॉलो अप नहीं किया। किसी भी बड़े संगठन में, ऑफिस में ये चीज़ें होती हैं कि जब कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो 4 व्यक्ति क्या करते हैं? लेग पुलिंग, केकड़ा स्टाइल। केकड़ों की कहानी है ना, सुनी होगी 100 बार, एक बार और सुन लो। एक डिब्बा है, उसमें केकड़े भरे हैं, ढक्कन खुला है। दूसरे ने पूछा ढक्कन क्यों खुला है, भाग नहीं जाएंगे? बोले नहीं भागेंगे। क्यों नहीं भागेंगे? एक केकड़ा चढ़ेगा ना तो दूसरा केकड़ा उसका टांग पाड़ के खींच देगा, दूसरा चढ़ेगा, तीसरा खींच देगा, और केकड़े वहीं के वहीं रह जाएंगे। याद रखना, भगवान आपको होली हंस बनाने आए हैं और आप बन जाओ केकड़े। अच्छा लगेगा? हंस को पाया जाता है, केकड़े को नहीं। केकड़े को डेकोरेट करके नहीं रखते, हंस के तो फोटो को भी रखते हैं, कितना सुंदर है, वाइट सफ़ेद। अटेंशन रखना है कि हमने अगर दूसरों की लेग पुलिंग के लिए, दूसरों के कंपैरिजन में संकल्प चलाने शुरू किए, बनना चाहिए संपूर्ण, लेकिन हमने केवल शिकायतें की, तो आप सेंटर इंचार्ज के नहीं, ऊपर वाले जो है ना, उसके भी प्यार से वंचित हो सकते हैं। अटेंशन रखना है। चौथा नंबर है काल्पनिक कंप्लेंट। काल्पनिक, जो केवल कल्पनाओं में संभव है। जैसे यदि दिन जो है ना 48 घंटे का होता तो मैं विकट पुरुषार्थ करता, मैं भी कुछ कर दिखाता। हमारे पास समय कम है बहन जी, भगवान को दिन 48 घंटे का बनाया था। एक भाई ने मुझे कहा विकास भाई आप बहुत अच्छे योगी हो, आप बाबा से बात करो। हमको बोला अमृत बेला 8 बजे रखे सुबह, अमृत बेले का योग 8 बजे सुबह होना चाहिए, तो मैं भी रोज़ अमृत बेले करूँगा। लो, भगवान रखेगा अमृत बेले कितने बजे? 8 बजे। अगर मुझे यहाँ का मंत्री बना दिया जाए ना, तो मैं सारी सड़कें सुधार दूँ। ये है काल्पनिक कंप्लेंट।
जिसका व्यवहारिक जीवन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। बोलने वाला और सुनने वाला दोनों इसको 1 घंटे बाद 1 मिनट बाद भूल जाते हैं, लेकिन एक शिकायत करते ज़रूर हैं, अगर मुझे ऐसा कर दिया जाए, मुझे वो बना दिया जाए, मेरे पास ये हो जाए। एक 7 सुर वाला हाथी हो जिस पर बैठ के मैं घूमूं, ये वैसी ही बात हो जाती है जिसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं। हम यहाँ के सीएम को सिखाएं मन के संकल्पों से, उनको ऐसा करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, आपस में बैठ के बातें करें। मेरे को बनाया था सीएम, फिर देखना क्या करता मैं। तो इससे काल्पनिक कंप्लेंट है। ये भले एक मजाक है, लेकिन ये चीज़ें भी आपको संपूर्ण बनने नहीं देती। इससे भी आपका नुकसान ही होता है। इससे भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ के हिसाब किताब बनते हैं। उस व्यक्ति से हम कभी मिले नहीं, लेकिन हमने एक संकल्पों का हिसाब किताब बना लिया जो हमारे लिए नुकसानकारक हो सकता है। तो छोटा है बस ये। 5वां है हितकारी कंप्लेंट। हितकारी कंप्लेंट 5% लोग ही ऐसा कंप्लेंट करते हैं। कुछ होते हैं सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज की समस्या को लेकर सरकार तक जाते हैं। कई लोग ऐसे हुए हैं, महात्मा गांधी भी इसमें आते हैं। समाज की समस्याओं को लेकर उन्होंने मेहनत की और भारत को आज़ादी दिलाने में अपना सहयोग दिया। अनेक क्रांतिकारी थे, घर में सुकून से सो सकते थे, उनके घर में भी खाना मिलता था। अंग्रेज के राज्य में खाना मिलता सबको, ऐसा नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने समाज की समस्या को देखा, तकलीफ़ों को देखा। उन्होंने कहा जब तक ये समस्या दूर ना हो जाए हम अपने घर नहीं आएंगे। भगत सिंह के सामने शादी का प्रस्ताव रखा गया था, आप शादी कर लो। भगत सिंह ने लेटर लिखा अपने बाप को, रात में लेटर लिख के सुबह अमृत वेले प्रस्थान कर गया घर से, कि जब देश में चारों ओर दुख है, दुख, जब स्वयं हमारी भारत माता बेड़ियों में जकड़ी हुई है, ऐसे समय में कैसा उत्सव, मैं कैसे खुशियाँ मना सकता हूँ जब देश में दुख है। पिताजी मुझे माफ़ करें, मैं देश की आज़ादी के लिए जा रहा हूँ। चला गया बहुत कम उम्र में, और उसने अपनी इच्छा से फांसी को स्वीकार किया था। वो चाहता तो भाग सकता था, मौका था उसके पास, वो भागा नहीं। उसके बाप के पास इतना पैसा था कि जमानत करा सकता था वो। उस समय में भी जब पहली बार भगत सिंह पकड़ाया था तो 60,000 की जमानत थी। 60,000 उस समय के हिसाब से 6 करोड़ समझो, 60,000 की जमानत। जिस समय 1 आना चलता था, 1 आना 2 आना में बहुत सारे सामान मिलते थे, 5 रुपये तनख्वाह होती थी। ऐसे टाइम पे 60,000 रुपये जमानत पटाना बहुत बड़ा चीज़ होता था। जमानत छुड़ा के उसको लाया गया था, फिर वो लड़ने चला गया देश के लिए। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हितकारी कंप्लेंट करते हैं, समाज की समस्याओं को लेकर के पहुंचते हैं और सरकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से उन समस्याओं को दूर करते हैं। ये हितकारी कंप्लेंट है। इसकी जो संख्या है वो 5% से ज़्यादा नहीं होती। 5% लोग ही इन चीज़ों में अपना काम करते हैं या बुद्धि लगाते हैं। फिर है 6वां, अब हम लोग की बारी आती है रॉयल कंप्लेंट। रॉयल कंप्लेंट, इसमें हमारे लाडले सिकलदे नूरे रत्न बाबा के ब्राह्मण आत्माओं का नाम आता है। रॉयल कंप्लेंट, रॉयल आत्माएं, सिकलदे एकदम लाडले बाबा के, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं इस प्रकार की कंप्लेन करते हैं। डरने की बात नहीं है, सब ब्राह्मण इसमें नहीं आते, कुछ खास लोग होते हैं जो इसमें आते हैं। कैसे खास लोग? जिन्होंने तपस्या, पुरुषार्थ, हड्डी सेवा, सोमान का अभ्यास, गहन अमृत वेला, इन चीज़ों से अपना कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है। इन चीज़ों से उनका कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं कि इसके बावजूद भी भगवान लक्ष्मीनारायण का पद उन्हीं को दे दे। वो चाहते हैं कि बाबा आकर के व्यक्तिगत रूप से उनकी मुलाकात करें और लक्ष्मीनारायण का पद उन्हें दे दें, और जितने भी ब्राह्मण जिज्ञासु हैं सब उनको बाप दादा समझें। ये उनकी शिकायत रहती है।
बड़े कहलाने वाले ये ऐसी आत्माएं हैं जिनकी सोच बहुत छोटी होती है, और इस छोटी सोच की वजह से वो परेशान रहते हैं। छोटी सोच, वो चाहते हैं सम्मान मिले, वो चाहते हैं रिगार्ड मिले, जो बाद में ज्ञान में आए उनसे वो बहुत उनको आगे बढ़ा दें, सब कुछ कर दें, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं है। बड़ों को ध्यान रखना है, जिस प्रकार आप दूसरों को डांटना चाहते हो, अपने आप से पूछो कभी आपने पालना की? कभी प्यार से हाथ रखा सिर पे दुआओं का? कभी अपने मुंह का निवाला दिया? कभी संकल्प आया कि मैं खाऊं नहीं तो चलेगा, बच्चों को खाने चाहिए, ऐसा संकल्प नहीं चला तो आप सोचो अंदर से, क्या मैं बड़ा बना हूं? बड़ा बना हूं? एक बार मैंने बाबा से पूछा था, एक अच्छा लीडर क्या होता है? एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, अच्छा लीडर बनने के लिए लीडर बनने की फीलिंग को हटाओ, पहले मुझे लीडर बनना है संकल्प हटा दो, अपने को अच्छा बनाओ, लोग आप ही आपको अपना लीडर मान लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं निकाला था कि सन 2003 के बाद जितने बच्चे आएंगे सब मुझे ब्रह्मा माने, सब मुझे पिता माने, सब मुझे रिगार्ड दें, कंपलसरी मेरे अपने घर में मेरा फोटो लगाए। ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है यज्ञ में, लेकिन हम सब ने गाड़ी में, घर में, मोबाइल में बाबा का फोटो लगा के रखा है। क्यों? उन्होंने स्वयं को अच्छा बनाया, इसलिए हर कोई बाबा को अपना लीडर मानता है। आशा दीदी क्लास कराती, उन्होंने एक अच्छी लाइन कही, बोले मैंने अपनी पूरी लाइफ में बाबा के अलावा किसी को अपना हीरो नहीं माना। मेरा हीरो कौन है? मजाक में भी कोई पूछता है तुम्हारा फेवरेट हीरो हीरोइन कौन है, तो क्या कहना है? मेरा हीरो कौन है? मेरा हीरो बाबा है, सच्चा हीरो। तो उनको हमने अपने आप लीडर मान लिया। तो जब मैं अपने आप को अच्छा बनाते जाऊंगा, ऑटोमेटिक लोग आपको फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिक आपको रिगार्ड मिलता है, ऑटोमेटिक लोग आपको लीडर मानते हैं। लेकिन यदि मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अपना लीडर माने, मुझे सम्मान दे, तो यह व्यवहार में संभव नहीं है। हो सकता है किसी कारण विशेष से दबाव में आके आपको सम्मान दे दिया जाए, क्योंकि 4 लोग बैठे हैं और कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। सॉल उड़ा दिया गया, एक नारियल दे दिया गया, लेकिन दिल से तो नहीं आया ना, दिल से तो नहीं आया ना। दिल से आने के लिए मुझे बड़ा बनना पड़ेगा, हर एक आत्मा आपको रिगार्ड देगी। तो ऐसी आत्माएं जो बिना तपस्या, बिना साधना, बिना सेवा, बिना पुरुषार्थ बड़ा बनना चाहती हैं, उनके अंदर ये रॉयल कंप्लेंट होते हैं। उनसे बाबा से भी शिकायत रहती है उनको कि आपने इस यज्ञ में इतना दिन चलते हुए मुझे कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण आत्माओं से भी शिकायत रहती है कि ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा मुझे किसी प्रकार का मान सम्मान नहीं मिलता। ड्रामा से भी शिकायत रहती है, इस ड्रामा में शायद मेरा पार्टी घटिया है या ड्रामा घटिया है। ये सब शिकायतें उनके मन में रहती है। ये है रॉयल कंप्लेंट। वो किसी को शो नहीं करते, लेकिन मन के अंदर बैठा रहता है। तो ये कंप्लेंट के कुछ प्रकार थे। अब हम जानते हैं कंप्लेंट के नुकसान। यदि कोई व्यक्ति अपनी नेचर में कंप्लेंट को जोड़ के रखे, शिकायत को जोड़ के रखे, उसको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं? पहला नुकसान है, कंप्लेन करने वाली आत्मा, कंप्लेन करने वाली आत्मा कभी भी आत्म शांति व संतुष्टता का अनुभव नहीं कर पाती। कंप्लेन करने वाली आत्मा कभी भी क्या? आत्म शांति और संतुष्टता का अनुभव नहीं कर पाती। ये चीज़ें उनसे दूर रहेंगी। शांति तब आती है जब शिकायत नहीं रहती है। यदि मैंने अपने मन में बैठा के रखा हुआ है, मुझे फैसिलिटीज़ मिले और योग के टाइम में लाइट गोल हो जाए, कितना अच्छा हमने कूलर में पानी डाल करके बैठे थे योग करने, क्या मैं शांति से योग, आज घर पे कोई नहीं है, कोई परेशान करने वाले लोग भी नहीं हैं, लेकिन जैसे मैं योग में बैठी, क्या हो गया? लाइट भी नहीं है। लाइट चली गई, गर्मी बहुत तेज़ है।
अब कहाँ संतुष्टता मिलेगी, कहाँ से अनुभूति होगी। मैं टॉपिक सेट के एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे हम गीत लगा लगा के योग करते हैं ना, तो भी कई बार हमको डिस्टर्ब करता है। आप गीत लगाएं, गीत बहुत सुंदर चल रहा है, अब परम धाम भी पहुँच गया हो, परम धाम भी आप पहुँच चुके हो, अनुभव भी अच्छा कर रहे हो, बीच में ब्रेक आ गया, पेप्सी, ये दिल मांगे मोर, धड़ाम से नीचे आके आपको फिर वो विज्ञापन को स्किप करना पड़ा। फिर आता है कहाँ से ये विज्ञापन बीच में आ गया। अगर उसी जगह पे आप साइलेंस में योग करते तो आना पड़ता क्या? नहीं आना पड़ता ना। ये चीज़ें होती हैं, उनकी बॉडी स्थिर नहीं होती जो साइलेंस में योग नहीं करते। साइलेंस में करोगे ना आपको मोबाइल में गीत लगाना पड़ता बीच बीच में, ना डिस्टर्बेंस होती हैं, आत्मा एक स्थिर होकर के साधना में बैठ रहती है। जब तक आपका शरीर और मन दोनों स्थिर नहीं होता योग में, आपको अनुभूति बहुत अच्छी नहीं होती। हम सब जानते हैं कुर्सी में बैठकर योग करना और पालती मोड़ के रीढ़ की हड्डी सीधी करके हम जो बैठते हैं योग करने, दोनों में अंतर होता है। चलते फिरते योग करना और एक रस स्थिति में स्थित होकर योग करना, दोनों में अंतर है ना। सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब हम बैठ करके एकाग्र होकर के योग करते हैं, उसमें पता चलता है कि हाँ पावर हमारे अंदर आई है, हमने शक्तियों को रिसीव किया है, वो आपको अनुभव होगा अच्छी तरह से। तो जब तक कंप्लेंट है, चाहे वो मोबाइल से, चाहे वो पंखा से, चाहे वो लाइट से, आत्म शांति आत्म संतुष्टता की अनुभूति योगी कभी नहीं कर पाता। तो नुकसान ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान, उसके मन की ईर्ष्या व द्वेष उसके वाइब्रेशन की शक्ति को खत्म कर देती है। उसके आस पास का ओरा कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है। देखो इन बातों को दादियों से मत जोड़ना, क्योंकि दादियों का पार्ट अलग है। दादियों का पार्ट अलग क्या है बता दूं मैं, अलग ये है, वो एग्जाम्पल मूर्त बनने के लिए ये सब चीज़ों का सामना करते हैं। दादियों को बीमारी होना आपके लिए शिक्षा है कि बीमारियों में कैसे मुस्कुराते रहना है, बीमारियों में कैसे हंसते रहना है, डॉक्टर को कैसे ज्ञान देना है। इन सब चीज़ों के लिए दादियों को तकलीफ़ें होती हैं, परीक्षाएं आती हैं, और उन परीक्षाओं को दादी पास करके आपको एग्जाम्पल देते, इसलिए उनको आता है। बाकी वो आत्माएं बहुत जल्दी बीमारी के प्रभाव में आती है जिनके वाइब्रेशन कमज़ोर होते हैं, वाइब्रेशन कमज़ोर होते हैं। और कमज़ोर वाइब्रेशन उनके ज़्यादा होते हैं जिनको ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, करेक्शन, ये सारी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां हैं। मेरे बॉडी में वायरस तब प्रवेश करेगा जब मन के अंदर वायरस प्रवेश कर जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। मेरे बॉडी में वायरस तब प्रवेश करेगा जब मन के अंदर वायरस प्रवेश करेगा। अगर मन में वायरस नहीं है तो बॉडी में भी वायरस प्रवेश नहीं कर पाएगा। बीमारियां कुछ नहीं, कमज़ोर मन की रचना है। इस बाजी क्लास में खास आता है। समस्याएं कुछ नहीं, कमज़ोर मन की रचना है। मन जितना कमज़ोर है, हर चीज़ समस्या है। एक गिलास दूध गिर गया, इतना जोर से डर जाते हैं जैसे मिसाइल गिर गया हो। कोई बात नहीं ना, इंसान है, गलतियां हो जाती है। नया दूध ले आएंगे, एक पैकेट रख देंगे दूध, इतना डरने की क्या बात है। घबराते हैं बहुत लोग, कमज़ोर मन की रचना है ना, कमज़ोर मन की। इसलिए हम लोग पुरुषार्थ भी आत्माओं को देख के देते हैं। एक बहन ने मुझसे कहा था, मैं तंत्र मंत्र भूत प्रेत को भगाने की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ योग में। योग में मैं सिद्धि चाहता हूँ, मुझे चाहिए। बाबा से हम पूछते हैं, बाबा से, बाबा ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया। देखो, हर एक आत्मा का एक पार्ट है। आत्मा के अंदर 84 नंबर का पार्ट भरा हुआ है। वो पार्ट धीरे धीरे खुलता है, धीरे धीरे। हम छोटे थे, मेले में जाते थे, बंदूक लेते थे, 20 रुपये का एक ठो बंदूक, खाए पिया कुछ नहीं, 20 रुपये ही मिला था, उसको एक ठो बंदूक लेके आ गए। और सोचते थे उस समय, जिस दिन पैसा आएगा ना, बड़े होंगे, नौकरी करेंगे, तो बड़ा बड़ा बंदूक लेंगे प्लास्टिक का। अब पैसा है, बड़े भी हो गए, लेकिन अब मेला में जाके बंदूक नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? पार्ट चेंज हो गया। आत्मा के अंदर का दूसरा पार्ट खुल चुका है।
अब दृष्टिकोण अलग है। तो वैसे ही अगर पाठ खुलने से पहले मेरे अंदर आत्मा में शक्ति बहुत है, लेकिन मेरा अभी पाठ नहीं खुला है, मैं उतना बहादुर नहीं बना हूँ, तो प्रेत आत्माएं सामने अगर दिख जाएंगी ना, तो प्राण निकल सकते हैं, हार्ट फेल हो सकता है डर के मारे। ताकत आपके पास उससे यकीनन ज़्यादा है, क्योंकि आप शिवाओं के बच्चे हो, बहुत शक्ति आपके पास, लेकिन बहादुरी तो नहीं है। अभी वो पार्ट नहीं खुला आपका। एक एज के बाद देखना डर भी खत्म हो जाता है। एक एज के बाद डर नहीं रहती है। छोटे थे डर लगता था अंधेरे से, लेकिन एज के बाद अब डर लगती है कि अंधेरे से। लाइट बंद करके सोते हैं, लाइट बंद करते तब नींद आती है, चलो ठीक, अब चेहरे में प्रकाश नहीं पड़ा, अब नींद आएगी, अब डर नहीं लगता है। पहले लगता था डर जो है। तो पार्ट जब तक नहीं खुला है तब तक वो चीज़ें हमको डराती हैं, पार्ट खुलने के बाद नहीं होती। तो यदि हमारा वाइब्रेशन कमज़ोर है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इन सब चीज़ों का, तो क्या होगा, हमारे अंदर बीमारियां और समस्याएं प्रवेश करेंगी। और जब मेरे वाइब्रेशन कमज़ोर होते हैं तब मैं दूसरों के वाइब्रेशंस के प्रभाव में जल्दी आता हूँ। लोगों ने कहा मुझे शादी है, एक रसगुल्ला तो बनता है, एक रसगुल्ला तो बनता है। ये हमने महाराष्ट्र से बनवाया है, नहा धो के। वो संकल्प दे रहे हैं, लेकिन अंदर वाइब्रेशन बहुत मजबूत है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, आप लीजिए ना, हम बाद में ले लेंगे। और यदि अंदर कमज़ोर है तो एक पॉइंट अंदर जाता है, क्या, नहा धो के बनाया है, एक बात। दूसरा, महाराज ने बनाया है। तीसरा, एक तो बनता है। ये संकल्प मेरे मन को कन्विंस कर देंगे और हम उठा के रसगुल्ला गपाक से खा जाएंगे। अंदर चला गया, क्योंकि उसकी बातों का प्रभाव मेरे मन पे पड़ गया और मुझे लगने लगा सही है। एक मुरली के अलावा कोई चीज़ सही नहीं है। यहाँ तक कि आपके मन के अपने संकल्प भी, आप ध्यान रखो इस बात को, जो भगवान ने जितनी सही बात की थी ना, वो भगवान ने आके बता दी है। अब मुझे कहीं और सही सुनने की जरूरत नहीं है। किसी और संत महात्मा ने कह दिया कि गृहस्थ जीवन को अपनाओ ना, फिर देखो तुम्हारे 7 चक्र, कुंडलिनी शक्ति, आत्मशक्ति जागृत हो जाएगी। हमने कहा ये है सही रास्ता, क्योंकि इसने अपनाया गृहस्थ धर्म को और ऐसा ऐसा किया। बाबा से बड़ा गृहस्थी कोई नहीं है, इतना बड़ा गृहस्थ चला रहा है। उसने आपको संकल्प दिया है, बच्चे पवित्र रहो, पवित्र रहो, पवित्र रहो। उसके बाद मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। तो यदि मैं कंप्लेन करते रहता हूँ तो मेरे वाइब्रेशन कमज़ोर रहते हैं, और ऐसे कमज़ोर आत्माओं को ऊपर हर किसी का प्रभाव तुरंत पड़ता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। और ऐसी आत्माओं से विकर्म होते हैं, और वो विकर्म करते करते बाबा की मुरली में लाइन आती है, छिपते छिपते छिप जाते हैं, छिपाते छिपाते छिप जाते हैं। अपनी गलतियां करते हैं, गलतियों को छिपाते हैं, और छिपाते छिपाते आत्मा ज्ञान मार्ग से बाहर की ओर प्रस्थान कर जाती है, बाहर की ओर भागंती हो जाती है, क्योंकि कमज़ोर है वाइब्रेशन। इस ज्ञान मार्ग में वही आत्मा चिरंजीवी बनेगी जिसके वाइब्रेशन शक्तिशाली होंगे। और शक्तिशाली वाइब्रेशन के लिए कंप्लेंट रहित मेरी मन की स्थिति चाहिए। अटेंशन रखना है इस पर। ये दूसरा नुकसान है कि आत्मा किसी के भी वाइब्रेशन के प्रभाव में आ जाती है। तीसरा है चिंतन, मनन और मगन। चिंतन, मनन और मगन, इन अवस्थाओं का अनुभव उसके लिए कठिन है। इन अवस्थाओं का अनुभव उसके लिए कठिन है, क्योंकि अपनी पूरी चिंतन शक्ति उसने लगा दी है किस बात में, कंप्लेन में। हमारे पास आते हैं ना काउंसलिंग के लिए लोग, कितनी शिकायतें होती हैं उनके पास, परिवार से, पति से, बच्चों से, घर से, बहुत शिकायत, इतनी शिकायतें। और हम कहोगे योग करना है आपको, तो कहते हैं आप कर देना बहन जी,
आप कर दीजिएगा भाई जी हमारे लिए, हम योग नहीं कर पाएंगे। आप पॉजिटिव सोचो ना, आप हमारे लिए सोच दो, हम नहीं सोच पाएंगे। मैं परम पवित्र आत्मा, इतना तो लिखो, नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? पूरी शक्ति तो बह गई किसमें? शिकायत में। जब भी हमारे पास ऐसी आत्माएं आती हैं जो कहते हैं फलाना व्यक्ति के साथ मेरे रिश्ते खराब हैं, मैं चाहता हूं अच्छा हो जाए, उनको सबसे पहले हम संकल्प देते हैं, याद रखना आज मुझे बताने के बाद इस बात को यहीं डिलीट कर देना और इस प्रॉब्लम को दोबारा किसी से शेयर न करना। सबसे पहले तो काम यही करो। आपने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा उसने किया, आपने इसे बताया ऐसा ऐसा किया, उसे बताया ऐसा ऐसा किया, तो कम से कम तीन घंटा हो गया। 1 घंटे मुझे, 1 घंटे इसे, 1 घंटे उसे, 3 घंटे आपने उस व्यक्ति के लिए नेगेटिव वाइब्रेशन दिए। 3 घंटा तो आप योग नहीं करते हो, योग करते हो 3 मिनट और शिकायत करते हो 3 घंटा और बोलते हो संबंध सुधर नहीं रहे हैं, रिश्ते अच्छे नहीं हो पा रहे, कहाँ से होंगे? इससे पहले इस बात को वहीं स्टॉप करते हैं। मैं बोलता हूँ किसी शिकायत ना करना, अब इस बात को यहीं स्टॉप करना और योग का प्रयोग शुरू करो, रिजल्ट अच्छे आएंगे। और जो इन बातों को मानते हैं उनके संबंध सच में अच्छे हो जाते हैं, और जो नहीं मानते उनके लिए योग काम नहीं करता, काम नहीं करता। तो अटेंशन रखना इस बात का कि जो भी अपनी चिंतन शक्ति को कंप्लेन में बहा देगा, उससे चिंतन लिखना, मनन करना, मगन अवस्था का अनुभव करना, ये कभी नहीं होता। ये बहुत बड़ा नुकसान है। सूर्यवंशी आत्माओं का चिंतन बहुत श्रेष्ठ होता है, ध्यान रखना। जिनको सूर्यवंशी बनना है उन्हें अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 5वां और अंतिम है कंप्लेन का अंतिम नुकसान। कंप्लेन चाहे खुद से हो या दूसरों से, कंप्लेन चाहे खुद से हो या दूसरों से, ये केवल दुख का कारण बनती है। आपके लिए दुख के बीज ही बोएगी। चाहे अपने से कंप्लेन करें, मेरा भाग्य बेकार है, मैं ऐसा कर नहीं पाता, चाहे दूसरों से करें, ये मुझे सहयोग नहीं देते हैं, लेकिन ये दुख का कारण ही बनती है। क्योंकि रास्ता तो निकलना नहीं है इससे, रास्ता तो आपको इससे ऊपर हट के निकालना पड़ेगा। लेकिन कंप्लेन चाहे कहीं भी हो, अपने से या दूसरों से, केवल दुख का कारण बनेगी। और एक दुखी आत्मा विश्व के आत्माओं को सुख के वाइब्रेशन नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। समझे? एक दुखी आत्मा बैठ करके सकाश दे रही है। क्या सकाश दे रही है? इस संसार की सर्व आत्माएं सुखी हो जाए। अजीब बात है ना, अजीब बात है, विचित्र स्थिति है। पहले यहाँ भरना पड़ता है, यह नियम है। क्या नियम है? खुद को भरो फिर बांटो, खुद को भरो फिर बांटो। बिना भरे बांटा नहीं जा सकता। आध्यात्मिक शक्तियों को, आध्यात्मिक शक्तियां बिना भरे बांटी जा सकती हैं क्या? नहीं बांट सकते। लास्ट है, अंतिम बात, अब क्लास संपन्न होगी। कंप्लेन से कंप्लीट स्थिति तक पहुंचो। क्या करना है? कंप्लेन से कंप्लीट स्थिति तक पहुंचो। हो सकता है आपके पास अनेकों शिकायतें हों, अनेक समस्याओं हों, अनेक परीक्षाएं हों, लेकिन इसका खास ध्यान रखना है, हर ताले की एक चाबी होती ही है। ठीक है? हर ताले की एक चाबी होती ही है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हो उसको एक पेज पे लिख के रखो। ठीक है? एक पेज पे लिखो, और उसको पाने के लिए मैं आपको 4 चीज़ें बता रहा हूँ। 4 चीज़ें आप देखना उससे मिलता है कि नहीं मिलता है। आप जानते हो, मैं केवल आपको रिपीट करा रहा हूँ। पहली चीज़ है अध्ययन। जो जितना ज़्यादा स्टडी करता है ज्ञान का, चाहे कोई भी किताब का, यूजफुल बुक ना, आपका अध्ययन आपके जीवन के अनेक समस्याओं को मिटाने के रास्ते खोल देता है, आपको भरता है, वो अंदर से शक्तिशाली बनाता है। तो अध्ययन। दूसरा योग अभ्यास। अभ्यास शब्द मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ इसमें, आप योग करोगे नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी करना है। बाबा की मुरली है, तुम्हारा योग ना लगे तो भी बैठो,
बाबा के पास। अमृत वेले नहीं मन लग रहा है तो भी बैठो, नुमा साहब मन नहीं लग रहा है तो भी बैठो। इसलिए योग अभ्यास बोल रहा हूँ मैं। अभ्यास करो योग लगाने का, करते 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 मन टिक जाएगी, स्थिति बन जाएगी। 6:30 बजे हम योग में बैठते हैं, लड़ते लड़ते 7:30 हो जाते हैं, अंत में 5 मिनट को अच्छा अनुभव हो जाता है, खुशी मिल जाती है। 7:30 तक तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है और हम खुश होके उड़ जाते हैं, फिर चलो कुछ अच्छा अनुभव हुआ। तो योग अभ्यास आपके जो भी लक्ष्य हो, चाहे लौकिक का अलौकिक, आपको हेल्प करता है। तीसरा है परमात्मा से कंप्लेन करो। किससे कंप्लेन करो? परमात्मा से। जब आप भगवान के पास बैठते हो और कंप्लेन करते हो तो आपकी पूरी कंप्लेन को सुन करके भगवान आपको दृष्टि देते हैं और दृष्टि समझ में आता है गवार तो मैं उस दृष्टि समझ में आता है गवार तो मैं हूँ, क्योंकि भगवान नजर हमें बहुत बड़ा मानती है। भगवान के सामने बैठते पता चलता है इन बातों का तो कोई महत्व नहीं। वो अपने घर में बैठ के मेरे लिए कुछ बोल रहा है, उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं है मेरे सामने बोल सके, और मैं बैठ के टेंशन ले रहा हूँ, मैं बैठ के टेंशन ले रहा हूँ तुरंत। और यदि सच में वो कंप्लेंट लायक होगा तो उसको वहाँ पूरा कर देते हैं। उस दिन मैं शाम को मैंने नुमा शाम 6:30 7:30 के बीच में मैंने बाबा को कुछ बातें कही होंगी और 7:40 पे बातें पूरी हो गई। 7:30 पे योग ख़त्म हुआ, हो सकता है उससे पहले पूरी हो जाती। मेरा मोबाइल तो बंद था ना योग के नाम से, मैंने मोबाइल ऑन किया, मुझे फ़ोन आया और मेरे जो संकल्प थे वो पूरे हो गए। मैंने कहा बहुत तेज़ है, 4G से तेज़ चल रहा है बाबा, तो नेट बहुत तेज़ है बाबा का, एकदम तेज़। अगर आपकी कंप्लेन सच में जायज़ है, ठीक है, सच में कोई व्यक्ति आपके साथ खराब व्यवहार कर रहा है जानबूझकर, तो उनके साथ उन कंप्लेंट को दूर करने में बाबा को टाइम नहीं लगता, बाबा उसको ठीक कर देता है। तो बाबा से कंप्लेंट करो तो आपको आपकी गलती का भी एहसास होगा और सच्ची कंप्लेंट होगी तो पूरी भी हो जाएगी। ये तीसरी चीज़ है। चौथी और अंतिम बात जो आपको आपके लक्ष्य को मिलाने में हेल्प करेगी वो है आप अपना व्यवहार खराब ना करो। दूसरे कर रहे हैं करने दो, दूसरे कर रहे हैं करने दो। किसने कह दिया तुम गलत हो, हम नहीं, तो कह देना थैंक यू, मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि उसको गलत सिद्ध करना मेरी दूसरी गलती होगी। यदि किसी ने चश्मा पहन ही लिया है कि तुम गलत हो तो मैं उसको प्रूव करने नहीं जाऊंगा, और उसको प्रूव करने जाना अपनी संपूर्णता का मजाक उड़ाना है। मैं प्योर हूं, ये प्रूफ मुझे शिव बाबा को देना है, किसी इंसान को नहीं, किसी इंसान को नहीं। और खास इसमें तो कुमार कुमारियों को अटेंशन रखना पड़ता है, क्योंकि कुमार कुमारियों के ऊपर तुरंत प्रश्न उठते हैं। ये बात मैं किसी को अपमानित करने के लिए नहीं बोल रहा, कोई मेरी बात का बुरा ना माने। एक अदर कुमार एक अदर कुमारी है, साथ में हैं, एक घर में रहते हैं और आके कहते हैं हम पवित्र जीवन जीते हैं। हम लोग मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं। हम लोग क्यों नहीं पूछते, हम लोग डाउट नहीं करते। लेकिन एक कुमार और कुमारी की प्योरिटी हमेशा डाउटफुल रहती है, हमेशा लोगों को उसके ऊपर प्रश्न रहता है। और एक बुद्धिमान कुमार कुमारी को ध्यान रखना है, आप अपने आप को प्रूव करने मत जाओ, वरना जख्मी हो क्या आओगे। क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे नोट्स हैं, उन्हें संगम युग पर मुरली के नोट्स बनाए हो ना बनाए हो, आपके जीवन के नोट्स लिख के रखें। उस दिन आपने उस बहन की थाली से एक ठो आलू भजिया उठा के खाया था जो श्रीमत के खिलाफ था। आपने आलू भजिया क्यों खाया? लो, आप आलू भजिया खाए, उसको मिर्ची भजिया लग गया, उसे तकलीफ हो गई, दिक्कत है ना। डोंट ट्राई टू प्रूव यू, अपने आप को प्रूव करने मत जाओ। वो बैठा है ऊपर, हर चीज का प्रूफ उसके पास है। जिस दिन शिव बाबा ने मान लिया आप प्योर हो, परमात्मा बरसात आपके ऊपर होने लगेगी, प्राप्तियां बरसने लगेगी। लोग चाह के भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अगर मैं इन शिकायतों की ओर जाऊंगा
तो मैं कंप्लीट नहीं बन पाऊंगा। अटेंशन रखना। तो ये 4 बातें हैं। पहला कौन सी बात मैंने बताई? अध्ययन। दूसरा, तीसरा, चौथा अपना व्यवहार किसी के साथ खराब ना करो। इन चारों चीज़ों से अपने आप को कंप्लीट करो तो कंप्लेंट स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मेरा अटेंशन इस संगम युग पर केवल एक बात पर होना चाहिए कि मेरे अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी संपूर्णता में बाधक हैं और मैं उन्हें किस प्रकार से हटाऊं। इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर सोचना हमारे लिए वर्जित है। आज की मुरली की बाबा ने एक ही लाइन शुरू में कही, क्या? सेल्फ रियलाइजेशन। क्यों आए हो यहाँ? सेल्फ रियलाइजेशन। वो एक लाइन बहुत सारी सारी करती हैं। तो जब मैं स्वयं को कंप्लीट बनाने का पुरुषार्थ में लग जाऊंगा, मुझे न समाज से शिकायत होगी, न ब्राह्मणों से शिकायत होगी, न खुद से शिकायत होगी। शिकायत वो करते हैं जिनकी संपूर्णता का पुरुषार्थ नहीं होता। ध्यान रखना। तो बनना है कंप्लीट तो छोड़ दो कंप्लेंट। ओम शांति।